नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सांवले सपनों की याद यानी जाबिर हुसैन की जो रचना है। यहाँ पर हमने जो पहले पढ़ा वो भाग फर्स्ट था और ये जो है भाग 2 आज हम इसका पढ़ेंगे। भाग 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर सालिम अली के बारे में हमने पढ़ा। आपको मैंने बताया था कि सालिम अली कौन थे। तो ये पक्षी विज्ञानी या पक्षी प्रेमी थे और इनकी स्मृतियों को डायरी शैली में लिखा गया है। यह एक डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यहाँ पर इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद ही क्यों रखा गया है, क्योंकि जो सालिम अली थे पक्षी वैज्ञानिक प्रकृति प्रेमी पक्षी प्रेमी, तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो लेखक जो है जाबिर हुसैन उनको इनकी मृत्यु से जो दुख और अवसाद उत्पन्न होता है उसी को इन्होंने स्मृतियों के रूप में यानी डायरी शैली में उन स्मृतियों को लिख दिया है। सालिम अली की जो यादें हैं उन्हें डायरी के रूप में लिख करके व्यक्त किया है। तो यहाँ पर इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद रख दिया गया है और ये डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। यहाँ पर हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें सालिम अली जो है, अगर वो यहाँ पर ऐसा पक्षी उन्हें दिखाया गया है जो अब सो चुका है, उड़ चुका है और लौट करके वापस नहीं आने वाला। कोई अगर उनकी यानी अपनी धड़कन और अपने शरीर की जो हलचल है, जो गर्मी है, उस पक्षी में डाल भी दे तो लौट करके भी नहीं आएगा। अब वो सो चुका अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा ही मिथक, ऐसी ही मान्यताएं जो है सालिम अली के लिए कहा गया है। और यहाँ पर जो पक्षी कहा है वो भी कौन है, सालिम अली है, उनके लिए ही कहा गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन में जो रास लीलाएं की, जो बांसुरी वादन किया है, जो माखन लीला की है, जो दही के बर्तन उन्होंने तोड़े हैं, फोड़े हैं, जो रास लीलाएं की है, उन सबकी तुलना यहाँ पर किससे की, इसी से सालिम अली से। क्योंकि मथुरा वृंदावन में अब जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उनका जो जन्म स्थान है, जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की है, वहाँ जाने पर वो सब तो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, वो अभी भी वहाँ पर बनी हुई है। ऐसे ही यहाँ पर सालिम अली की स्मृतियों को डायरी शैली में व्यक्त किया गया है। देखते हैं आगे लेखक जाबिर हुसैन क्या कहते हैं। यहाँ पर यानी श्री कृष्ण की जो जन्म स्थली है, उनकी जो यादें हैं, जो स्मृतियाँ हैं, जो अभी भी हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु उघने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था श्री कृष्ण ने, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में उन्होंने बंसी बजाई थी, बंसी वादन किया था, पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। अर्थात कब उन्होंने जो है यह सब कार्य किया था, बंसी वादन का, रास लीलाएं, बाल लीलाएं जो भी उन्होंने की है। लेकिन कोई आज भी जब वृंदावन जाता है तो जो नदी का यानी कि यमुना नदी का जो सांवला पानी है, वह उसे देखकर हमें वहाँ का पूरा घटनाक्रम याद आ जाता है। यानी वहाँ की जो श्री कृष्ण की जो यादें हैं, जो स्मृतियाँ हैं, वहाँ पर जाकर उस स्थान को देख
बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अब भी हमें ऐसा लगता है जैसे कि सवेरे सवेरे जब वहाँ लोग ग्वालियों की भीड़ होती है तो हमें लगता है कि इस भीड़ में से कोई निकल कर के आएगा और आज भी हमें बांसुरी की धुन सुनाएगा और हमारे कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली यानी जो बगीचा होता है उसका माली सैलानियों को यानी जो पर्यटक होते हैं उनको सावधान करता है, उन्हें सीख देता है, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। यानी बांसुरी की जो राग है वो संपूर्ण बगीचे में फैल जाएगी, सभी को मधुर संगीत सुनने को मिलेगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? आज भी वहां जाने पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन आई है कि वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या, स्पष्ट कीजिए क्या से। यानी आज भी हम जब वृंदावन में जाते हैं तो वहां श्री कृष्ण की जो स्मृतियां हैं, जहां पर उन्होंने बांसुरी वादन किया था, जहां पर उन्होंने रास लीलाएं की थी, जहां पर उन्होंने जो है माखन लीलाएं की थी, बाल लीलाएं की थी, वो सब वहां जाने पर हमारी यादें ताजा हो जाती है। वो घटनाक्रम हमारे सामने घूमने लगता है और ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण का चारों ओर जो है संगीत हमें सुनने को मिलेगा। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया यानी शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यानी ये सब जानने से पहले हमें एक नजर उस पर भी डालनी चाहिए जो दुबले पतले शरीर वाले हैं। कौन? सालिम अली। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़ी तो दिन बच रहे थे, यानी सती यानी 100 वर्ष, उनकी उम्र 100 वर्ष पूरे होने में थोड़े ही दिन बाकी थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। उन्होंने देश में कई जगह भ्रमण किया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। सालिम अली की मौत का मुख्य कारण क्या था? प्रश्न बनता है हमारा, यानी कैंसर के कारण ही उनकी जानलेवा बीमारी, कैंसर जैसी जो जानलेवा बीमारी है इसके कारण उनकी मौत हुई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत यानी पक्षियों की सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी सालिम अली जो थे दूरबीन की सहायता से दूर दूर तक देखते रहते थे, पक्षियों के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहते थे। तो उनकी आंखों पर जो दूरबीन थी वो उनकी मृत्यु के बाद ही हटाई गई थी या हटी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। जब वो अकेले होते थे तो बिना दूरबीन के होते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जैसे प्रकृति अपने को बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल हो गए थे। उनके लिए प्रकृति में हर एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई थी। इसके बनाने में उनका जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। कहने का अर्थ यह है कि जो उनकी सालिम अली की जो हंसती खेलती दुनिया थी वो हर तरफ हंसती खेलती रहस्य से भरी दुनिया थी। इसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी ऐसी दुनिया बसाने में, और इसमें उनकी पत्नी जो है तहमीना उसने उनकी मदद की थी। सालिम अली की पत्नी कौन थी? तहमीना।
नसीहातिनी बन गई। कौन? तहमीना, उनकी पत्नी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी साथ में पढ़े थे दोनों। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। यानी सलीम अली जो थे उन्होंने घूम करके, भ्रमण करके और अत्यधिक अनुभव प्राप्त कर लिया था। पक्षियों की खोज में वो निकलते थे कि पक्षियों का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, पक्षियों को कोई खतरा तो नहीं है। इसीलिए और जब उन्होंने देखा कि जो केरल में साइलेंट वैली है, जो घाटी है, वहाँ पर रेगिस्तानी हवा के जो झोंके आते हैं तो वो पक्षियों के लिए खतरा है। ये देख करके वो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर चौधरी चरण सिंह, उनसे मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, यानी किसान नेता थे। कहने का भाव यह है कि चौधरी चरण सिंह जो थे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, ये किसान नेता थे। इसलिए वो मिट्टी, गांव, यानी कि सबकी सुगंध को पहचानने वाले थे, प्रकृति को जानने वाले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। इन सबसे पर्यावरण को कितना खतरा है, जब ऐसी बातें सलीम अली ने डॉक्टर चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके उनको बताए तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, यानी चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर, सोंधी यानी सुगंधित माटी यानी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जो पक्षी है, कौन उनकी देखभाल करेगा? बचा ही कौन है? इतना पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी अब कौन बचा है? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फोर ओवे स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद। अब ये D.H. लॉरेंस कौन है, इनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। D.H. लॉरेंस जो है 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। उन्होंने कविताएं भी लिखी है, प्रकृति संबंधी कविताएं इन्होंने लिखी है। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था, प्रेम था और गहरा संबंध भी था। वो मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई है, और वो ये भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना, प्रकृति की देखभाल करना और प्रकृति पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर ये भी प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी थे। कौन? डॉक्टर जो है लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया, यानी जो D.H. लॉरेंस थे एक अंग्रेजी उपन्यासकार, इनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो लोगों ने इनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली जो गोरैया है लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि सलीम अली जो थे उनको एक दिन गोरैया जो है वो छत से गिर गई थी और उन्होंने तभी से वो उसकी अधिक देखभाल करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। तो उसने फ्रीडा ने कहा कि भाई गोरैया ही मेरे से ज्यादा उनके बारे में जानती है। मुझसे भी
मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। क्यों रखती है? ऐसा क्यों कह रही है फ्रीडा, जो लॉरेंस की पत्नी है? इसीलिए कह रही है क्योंकि जो D.H. लॉरेंस थे वो भी क्या थे? पक्षी प्रेमी थे, वो भी प्रकृति प्रेमी थे। तो यहाँ पर जब एक गोरैया गिर करके घायल हो जाती है तो किस प्रकार से वो उसकी देखभाल करते हैं और उसे प्रेम करते हैं, तो गोरैया भी उनसे प्रेम करने लगती है, उनके पास आ जाती है। इसीलिए उसके लिए कहा है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वो गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। एक दिन हुआ है, एक घटना घटित हुई सालिम अली के जीवन में कि सालिम अली के बचपन के दिनों में उनकी जो एयरगन थी उससे घायल होकर के एक नीलकंठ की गोरैया गिर गई थी, घायल हो गई थी। और फिर उस गोरैया की खोज में और पक्षियों की देखभाल करने में जो है सालिम अली जीवन भर नए नए रास्तों की तरफ जाते रहे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक यानी स्वाभाविक प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यहाँ पर डॉक्टर सालिम अली की तुलना लॉरेंस से क्यों की गई है, हम इसका उत्तर बता सकते हैं। क्यों की गई है? क्योंकि जो D.H. लॉरेंस थे वो भी प्रकृति प्रेमी थे और पर्यावरण को बचाना, सुरक्षा प्रदान करना उनका कर्तव्य रहा। इसी प्रकार से सालिम अली भी पक्षी प्रेमी थे। वो भी जब उनकी एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर जाती है बचपन में, तभी से वो पक्षियों की खोज में निकल पड़ते हैं। हमेशा दूरबीन उनके गले में लटकी रहती है और वो पक्षियों की खोज में निकलते हैं। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से लॉरेंस और जो सालिम अली है दोनों में समानता व्यक्त की है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर के उभरे थे। सिर्फ वो पक्षियों की देखभाल ही नहीं करते थे, वो पक्षियों की खोज में भी निकले थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी यानी घुमक्कड़ स्वभाव से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यहाँ पर उनके जो भ्रमणशील स्वभाव है, जो घुमक्कड़ स्वभाव है, लोग जो उनसे परिचित है, उनको तो आज भी यही महसूस होता है कि जो सालिम अली है वो आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौट आओ ना। यहाँ पर देखिए लेखक ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो सालिम अली है, सालिम अली वो उन्हें आज भी ऐसा महसूस होता है, जो लोग उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनकी वास्तविकता को जानते हैं, तो आज भी ऐसा महसूस होता है कि जो सालिम अली है वो आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और लौट करके और अपने गले में दूरबीन लटकाए हुए आज भी वो वापस आएंगे। जो उनके चिर परिचित है उनको आज भी ऐसा एहसास होता है कि पक्षियों की खोज में गए हैं और वापस आएंगे। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि तुम लौट करके वापस आ जाओ। उनकी यादें, उनकी स्मृतियाँ आज भी बनी हुई है। जो एक पक्षी प्रेमी थे, पक्षी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, और पर्यावरण प्रेमी थे। यहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस से उनकी तुलना की गई है, समानता व्यक्त की गई है। तो देखते हैं कि जो सालिम अली है वो किस प्रकार के थे और आपको ये समझ में आ गया होगा कि और सालिम अली के जीवन की
पक्षियों की देखभाल करना, पक्षियों की खोज करने में लग गए थे। आगे का ये जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।